हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आगे अगली क्लास में। और सवाल जो है आपका, देखिए लिखा पड़ा है बोर्ड पे, बरसात की एक बूंद, बरसात से एक बूंद, बरसात की बूंद चली बादल से और गिरी और टकरा गई और 8 छोटी बूंदों में टूट गई। तो पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य, मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सामान्य अभिकल्पना, सीधे सीधे सोचना और सीधे सीधे स्ट्रेट आगे बढ़ते जाना। ठीक। पानी का पृष्ठ तनाव, ये लिख देते हैं, कितना देंगे बताइए? पानी का पृष्ठ तनाव, इसको कह देते हैं टी वाटर, ऐसे लिख देते हैं। इसको एस से भी बता देते हैं। इसका संकेत जो है पृष्ठ तनाव का, वो एस भी होता है। यानी पृष्ठ तनाव का जो संकेत है उसको देखें, कहीं कहीं किताब में आप देखेंगे उसका संकेत जो बना दे, प्रतीक हम कहते हैं, मान लीजिए एस, ऐसे भी लिख देते हैं और टी भी बना देते हैं। ठीक, तो बात डन हो गई। चलिए, अब आपने क्या सोचा इस बारे में बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसे छोड़ दिया था यहीं पर। ठीक, चलिए बताइए। खैर, अब आता है पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य, पृष्ठीय ऊर्जा का अंतर है। अब ये देखिए, पृष्ठीय ऊर्जा का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साहब, बरसात की एक बूंद है जिसकी त्रिज्या आर है और ये छोटी 8 बूंदों में टूट जाती है, बिखर जाती है। ठीक। तो एक छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसे में क्या करते हैं साहब, पानी का आयतन वही रहता है। पानी का आयतन ऐसे में अचर रहता है, क्योंकि पानी तो उतना ही है जितना है, पानी थोड़ी कहीं गायब हो जाएगा। तो पानी का आयतन पहले कितना है? जब बड़ी बूंद है, तो बड़ी बूंद है, मान लीजिए पानी का आयतन कितना है बड़ी बूंद में? ये है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब ये छोटी 8 बूंदों में टूटी, ये छोटी 8 बूंदें देखो। ठीक। तो कितना हो गया? छोटी 8 बूंद के लिए अगर लगा दें, छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान लें? छोटा आर मान लें। तो 8 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, ये है छोटी बूंद। ये बन गई तुम्हारी छोटी बूंद। देखो कितना बढ़िया सवाल है। और ये है तुम्हारी बड़ी बूंद। समझ में आया? सिंपल हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के ये जो आयतन है, ये यही आयतन है। 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। कुल मिला के इस छोटे आर में और इस बड़े आर में तुम्हें संबंध यहाँ से मिल जाएगा। ठीक। अब पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य, हल लिख दें इसका। शाबाश। अब लिखते हैं पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य। क्या होता है? W पृष्ठ तनाव, यहाँ लिख देते हैं पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ तनाव का कार्य। और क्या लिख लेते हैं? डेल्टा U। ठीक। ये क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा ऐसे लिख देते हैं। ठीक। तो पृष्ठीय ऊर्जा का सूत्र तुमने बना रखा है। पृष्ठीय ऊर्जा का सूत्र तुम्हारा क्लियर है। पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है? पृष्ठ तनाव इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक। अब पृष्ठीय ऊर्जा क्या है? एक होती है पृष्ठीय ऊर्जा अंतिम, ये अंतिम है देखो। और एक होती है पृष्ठीय ऊर्जा प्रारंभिक, ऐसे लिख देता हूँ प्रारंभिक, पहले वाली, है ना? ये सिंपल बात है। अब अंतिम क्या है? अंतिम है इनकी, ये जो छोटी 8 बूंद हैं, इनकी अंतिम है, क्योंकि अंत में तो यही बनी है। तो इनकी पृष्ठीय ऊर्जा अंतिम है। और पहले एक बड़ी बूंद थी, तो बड़ी बूंद की प्रारंभिक है। ये भी बात सही है। और पानी का पृष्ठ तनाव मालूम है, उसका जो भी मान है वो रख देंगे। कुल मिला के अब यहाँ इस सूत्र में मान रख देते हैं। ठीक। चलिए,
यहीं पे रख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहीं पे इसे हटा लेता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ। देखो पता है भाई पृष्ठीय ऊर्जा घटानी है, चलिए ये आ गया, देखो लो फिर से आ जाता हूँ यहीं पे। ठीक, तो पानी का पृष्ठ तनाव टी वाटर ये हो गया, और 8 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि छोटी कितनी बूंद बनी है, छोटी बनी है 8 बूंद, तो 8 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया 8, ये लो। और कितना होता है एक का, एक छोटी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, देखो ये रहा, ये है 8 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये गोले का यानी गोलीय बूंद है, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसमें से घटा दो एक बड़ी बूंद का टी डब्ल्यू, ये भी पानी वाली बड़ी बूंद थी पहले, है ना, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक ही बूंद थी, तो एक बूंद का ही लगा है, और छोटी कितनी बनी 8, तो देखो 8 का लगा यहाँ पर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये है 8 बूंदों में टूटने के बाद, और पहले जो है एक बड़ा आर था बस, उसकी वजह से ये है। तो बात तो सीधी समझ में आ रही है। तो क्या करते हैं 4 पाई टी वाटर यानी टी डब्ल्यू पानी का पृष्ठ तनाव, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा जरा देखें, 8 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये अगर देखा जाए तो यही वह कार्य है जो कि पृष्ठ तनाव करेगा। अब ये कार्य आर और आर के संबंध से निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा संबंध। अब क्या करते हैं इसके लिए, देखो हमने कहा कि भाई 8 बूंदों का आयतन वही है जो एक बूंद का है। अब अगर इसे मिला दें, इन दोनों आयतनों को सेम कर दें, तो क्या मिलेगा, यहाँ बीच में लिख देता हूँ, देखो बड़ी बूंद का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटी 8 बूंदों का आयतन है 8 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। तो वेरी सिंपल हो गया, जो आर हो रहा है वो हो रहा है 2r। देखो ये इसे काट पीट लो, हल कर लो, घनमूल कर लो, इसमें क्या है, क्योंकि ये तो देखो कट गया, ये लो ये गया, ये गया, देखो ठीक। इस 8 को क्या लिखते हो, इसे लिख देते हो 2 की पावर 3, ये लो देखो घात कितनी 3 3 3, सबकी घात 3 हो गई, हटा दो घनमूल कर दो, ये आ गया। ठीक, अब ये मान यहाँ छोटे आर का रख देते हैं, छोटे आर का मान यहाँ रख देते तो क्या मिलेगा 4 पाई टी ओमेगा। मतलब तुम लोग अब समझ गए होगे कि उत्तर आ चुका हमारा। अब आर स्क्वायर कितना होगा, ये आर स्क्वायर r/2 का स्क्वायर यानी 8 आर स्क्वायर बाई 4, ये आ गया देखो, और ये आ गया आर स्क्वायर, ये आ गया देखो ये वाला यार। अब तो कितना बच रहा है ये, अब इसे 2 को ठीक कर दें, देखो 8/8 तो r/2 आया था, स्क्वायर हो गया, तो इसे काट के ठीक कर दो, ये यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, देखो ये लो ठीक है। 2 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा एक आर स्क्वायर, तो यहाँ पूरा हटा दो इसको, लो ये लो ठीक, क्या बचा दें आर स्क्वायर लिख देंगे बस, ये लो ये रहा। तो ये पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य है। अब देखिए ये कार्य जो है यह धनात्मक है, यह कार्य कैसा है, धनात्मक है। ठीक, अब कार्य धनात्मक है, अंतिम स्थिर ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, और हमने देखा कि जो अंतिम स्थिर ऊर्जा है वह ज़्यादा हो गई। ठीक, तो कार्य धनात्मक है। कार्य धनात्मक करने का मतलब अगर इस सूत्र से निकालते हैं, भाई ऊर्जा का परिवर्तन है यहाँ पे, स्थिर ऊर्जा का परिवर्तन है या पृष्ठीय ऊर्जा का परिवर्तन है, तो जो कार्य निकालते हैं धनात्मक आता है। इसका मतलब इस तरीके से क्या होता है कि द्रव ने अपना सरफेस एरिया बढ़ाया, द्रव ने अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया, तो द्रव ने काम किया, द्रव ने काम किया। अब कहाँ से ये ऊर्जा वो लेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो द्रव ये ऊर्जा लेगा, क्योंकि भाई मान लीजिए कोई द्रव कोई काम करता है तो ऊर्जा के बदले ही काम करता है, तो ये कहाँ से आई, तो आप देख रहे हैं भाई ये पृष्ठीय ऊर्जा जो है का परिवर्तन हुआ, पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ी। पहले पृष्ठीय ऊर्जा एक बूंद के पृष्ठ में थी, अब वो 8 बूंदों में चली गई, और हमने ये भी देखा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो यहाँ बढ़ रहा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी जब कोई बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूटती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये ऊर्जा जो पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में आई है, ये कहाँ से आई है,
तो इसमें दो बातें आती हैं कि भाई ये तो इस बूंद ने ऊर्जा ली है पर्यावरण से ऊर्जा ली है, या फिर अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को, अपनी हीट एनर्जी को इसने पृष्ठ तनाव की ऊर्जा में बदल लिया है, यानी इसका तापमान घट जाएगा। बात होती है क्योंकि जब हम जाएंगे नीट में तो फिर तापमान वापमान भी देखेंगे, पर अभी बेसिक बना लो कि ये ऊर्जा जो इसने दी है, पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में, ये कहाँ से आई? या तो ये पर्यावरण से ली है इसने, पानी ने, या फिर इसका तापमान घट गया, क्योंकि तापमान यानी ऊष्मीय ऊर्जा को बदल लिया। तापमान घटने की जो बात है वह बड़ी स्वाभाविक है, और ये समझ में भी आती है कि जब कोई पानी छोटी छोटी बूंदों में बिखरता है तो फवारा जो बनता है तो उसका तापमान गिर जाता है, वो ठंडा हो जाता है, उसका तापमान घटता है, यानी फुहार ठंडी हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि बड़ी बूंदें छोटी बूंदों में बदल रही होती हैं, और वो ऊष्मीय ऊर्जा या ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पृष्ठीय ऊर्जा में बदल रही होती है। ठीक, ये इस सवाल का बेसिक है। ओके, यानी अगर कोई द्रव बदलता है बड़ी बूंद छोटी बूंद में तो तापमान घटता है, क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ती है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है। इस सवाल से हमने ये बात समझी है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको स्लो लिया, थोड़ा आराम से किया इसको, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी और बढ़िया बात है जो इस चैप्टर के अंदर बेसिक है। बेसिकली बेसिक के अंदर है ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं दूसरी चीज। अब मैं बात करूंगा इस चैप्टर के बिल्कुल थीम की। इस चैप्टर का जो थीम है, जो इसका बिल्कुल एकदम इसकी रीढ़ की हड्डी जैसा बन जाता है। आगे सवाल आते हैं जेईई में, नीट में बहुत सारे, और वो बेसिक थ्योरी जो हमने अब तक तैयार की है वही बेसिक थ्योरी इस थीम में हमारे काम आती है। यानी सवाल कहाँ बनता है, अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। उसका नाम है संपर्क कोण। संपर्क कोण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट द्रव और किसी सतह में परिभाषित होता है, द्रव और सतह के कारण ये परिभाषित होता है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी कल्पना करते हुए चलेंगे। मान लीजिए पानी की एक बूंद है, ये पानी की एक बूंद है। ठीक, क्या है? पानी की बूंद। ठीक, अब ये पानी की बूंद अभी फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस समझ रहे हैं? यानी मुक्त आकाश, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की बूंद वहाँ पर है। और ये हमने विचार कर लिया था कि भाई पानी की बूंद जो है एक गोलीय आकार में होगी, क्योंकि इसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा है वह कम से कम होगी जब ये गोलाकार होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम से कम होता है, तो मुक्त आकाश में ये है। अब इस पानी की बूंद को मैं दो जगह लेके जाता हूँ। इस पानी की बूंद को मैं यहाँ एक किसी पीपल टाइप के पत्ते पर रख देता हूँ। देखिए पत्ता है, इस पत्ते पर रख दिया मैंने, इस बूंद को मैंने पत्ते पर रख दिया, तो बूंद की आकृति कुछ ऐसी हो जाती है। पत्ते पर रख दिया मैंने तो बूंद की आकृति कुछ ऐसी हो जाती है। देखिए ऐसे, यानी ये फैलती नहीं है। ये पत्ता देखो, ये बना, ये पत्ता, ठीक, ये है पत्ता, कोई भी पत्ता, हरा पत्ता कोई भी, दैट इज ऐसा मैंने बना दिया। अब मैं इसको दूसरी तरफ कांच की प्लेट पर ले जाता हूं। कांच की प्लेट, ठीक, तो ये बूंद कांच की प्लेट पर फैल जाती है, कुछ इस तरीके से फैल जाती है, ऐसे, ऐसी शेप हो जाती है, यानी चिपक जाती है, फैल जाती है। तो इस बूंद का, इस पानी का ये जो व्यवहार है दो तरीके से हुआ। एक बार तो ये चिपका नहीं, फैला नहीं, अपने आप में सिकुड़ गया, एक पर ये जाके फैल गया। तो ये किस कारण से है,
ठीक, और इसमें जो कोण परिभाषित होगा, जो इस चीज को बताएगा, इस व्यवस्था को बताएगा, इस फिनोमिना को बताएगा, इस परिघटना को बताएगा, वह कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जाना जाएगा। अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे पहले कि वो चीज़ बनती कैसे है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पत्ते की बात करूँ, ठीक, तो यहाँ देखिए बल जो है, अगर मैं बलों की बात करूँ तो बूंद के अणुओं में जो आपसी बल है, बूंद के अणुओं में जो आपसी बल है, ठीक, दो अणु मान लीजिए मैंने बूंद के अंदर मान लिए, और बूंद के अणुओं में आपसी बल है, यहाँ भी मान सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी मैं बूंद के दो अणुओं में बल मान सकता हूँ। देखिए वो दो अणु मान लिए मैंने, ये दो अणु हैं मान लीजिए, ठीक, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक, वह उस बल को कहते हैं ससंजक बल, ससंजक बल। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कोहेसिव या कोहेसिव फोर्स जो है बोल देते हैं इसको। बैठी बड़ी सरल सी बात है, और हालांकि ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अणुओं में जो अपना खुद का आकर्षण बल है, पानी के अणु में, वह सहसंजक बल के नाम से जाना जा रहा है। वह पानी को अपने आप में सिकोड़ के रखता है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये थ्योरी कहीं भी छूट गई, मिस हो गई, तो ये पूरा चैप्टर मिस हो जाएगा। इसलिए इसको सुनते जाना, बस सिर्फ सुनने से काम चलेगा, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। अच्छा, अब ये जो सहसंजक बल है, ये पानी को पकड़े हुए है, और इसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि साहब ये अणु आपस में पकड़े हुए हैं, यही पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में वहाँ बल पहुँच गया है, इससे पृष्ठीय ऊर्जा बन गई है, यही पृष्ठ तनाव हो गया है। इसके कारण अणुओं की एक लंबाई में, लिक्विड की सतह में या द्रव की सतह की लंबाई में लगने वाला बल, हमने कहा एकांक लंबाई पे वो पृष्ठ तनाव हो गया, या पृष्ठीय ऊर्जा है एकांक क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जैसे कि हमने अभी देखा था, वो भी पृष्ठ तनाव के रूप में परिभाषित कर दिया गया। अब यहाँ पर ये जो बल है, अब देखिए ये सिर्फ यहाँ पर ये बल कैसे बदला, देखिए यहाँ पे दूसरी चीज आ गई। ये जो अणु है, ये पत्ते का अणु है, पत्ते का अणु, यानी पत्ते में भी अणु परमाणु है, वो जीव विज्ञान में, बोटैनी में, जूलॉजी में परिभाषित हो जाती हैं चीज़ें, तो कोई पत्ते का अणु हो गया। यह मान सकते हैं, वैसे कांच की प्लेट है, कांच का अणु मान लेंगे, परमाणु मान लेंगे, जो चाहे, तो एक पत्ते का अणु हो गया मान लीजिए। अब पत्ते के अणु में और पानी के अणु में जो बल है, इसे कहते हैं आसंजक बल, आसंजक बल, यानी ये है एडहेसिव फोर्स, यानी यही वो बल है जो चिपका सकता है, यही वो बल है जो चिपका सकता है, दूसरे के साथ चिपकाने वाला जो बल है, यही वो बल है। अब अगर दूसरे के साथ चिपकाने वाला बल घट जाए, दूसरे के साथ चिपकाने वाला बल घट जाए, और अपने आप में इकट्ठा रहने वाला, अपने आप में अणुओं का आपसी बल बढ़ जाए, तो ये पानी की बूंद इस पत्ते पर नहीं फैलेगी, यानी चिपकेगी नहीं। तो ये जो असंजक बल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कम है, असंजक बल जो है ये कम है, और सहसंजक बल ज़्यादा है। ये तो होगी बेसिक बात। यहाँ इसका उल्टा है, हम देख रहे हैं कि पानी कांच पर चिपक रहा है, पानी कांच पर चिपक रहा है, तो इसका मतलब है कि असंजक बल यहाँ ज़्यादा है, एडहेसिव ज़्यादा है, चिपचिपाहट ज़्यादा है, और सहसंयोजक बल यानी कोहेसिव फोर्स जो है वो कम है। ठीक, यानी किसी के साथ भी चिपकने पर और न चिपकने पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर असंजक बल जो है ज़्यादा है तो चिपकेगा, और वो सहसंजक बल से मतलब ज़्यादा है तो चिपकेगा, कम है तो नहीं चिपकेगा। सीधी सी बात ये है। अब देखिए ये बेसिक थ्योरी जो है बलों के आधार पर है। अब जरा दूसरे तरीके से विचार करते हैं इस चीज़ के बारे में, दूसरा सोचते हैं, दूसरा कारण देखते हैं, फिर पकड़ते हैं इसी चीज़ को। अब मैं दोनों तरीकों से बना देता हूँ। देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पत्ती है या पत्ता है, ये पत्ती जो है और ये कांच है, ये कांच है मान लीजिए, ठीक। तो मैं पानी की बूंद दोनों पे रख देता हूँ। पत्ती पे पानी की बूंद को मैं ऐसे रख देता हूँ, यूँ,
ये पानी की बूंद है दैट इज, और इस पे मैं इसे फैला देता हूँ। अब देखिए सारी कहानी अब समझ में आ जाएगी। ये पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद में पानी की बूंद का जो रंग है थोड़ा सा वो हम कर दें नीला नीला, तो ये पानी की बूंद है। देखिए ये रही पानी की बूंद, ये रही, और इधर ये पानी है, यही बूंद है, कोई दूसरी तीसरी चौथी बूंद या कुछ और लाने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी है। तो दैट इज़ पानी की बूंद, यानी पानी। हम कह सकते हैं कि भाई ये पानी, तो मैं लिख दूंगा इसमें, हाँ बड़ी चीज़ नहीं, ये पानी है, ठीक। और ये पत्ती, हरी पत्ती, हम कह सकते हैं पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता, हरी पत्ती, और ये भी पानी है। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि कुल कितने संपर्क हैं, कुल कितने संपर्क हैं, अब देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे इस बिंदु पे, तो यहाँ हवा एवं पत्ती का संपर्क है। जरा पकड़ें चीज़ को, यहाँ जो है हवा और पत्ती का संपर्क है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बिंदु पे इसके इधर कौन है, पत्ता है, ऊपर हवा है। तो यहाँ अगर मैं कोई बिंदु ले लूँ, तो यह अणु ले लूँ, मान लीजिए कोई बिंदु ले लूँ, तो ये अणु या बिंदु में एक हवा का होगा और एक पत्ती का होगा। ये हो गया पत्ती का अणु, ये हो गया हवा का अणु, इन दोनों में यहाँ ये संपर्क है, ठीक। अब इस संपर्क के कारण यहाँ एक पृष्ठ तनाव परिभाषित है, क्योंकि जहाँ भी दो पृष्ठ मिलते हैं तो पृष्ठों की ऊर्जा उसी हिसाब से निर्धारित होती है। मान लीजिए हवा के अणु पत्ती के चारों तरफ फैल रहे हैं तो वो भी, और अगर पत्ती के फैल रहे हैं, पत्ती के हैं, तो हवा के भी। दैट इज अणुओं में जो पृष्ठ तैयार होता है उसमें उसकी एक पृष्ठीय ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो मैं पृष्ठ तनाव परिभाषित कर दूँ यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे ये मैं परिभाषित कर दूँ टी सॉलिड और एयर, एस ए टी एस ए, इसका मतलब टी सॉलिड और एयर, इसका मतलब ये होगा। देखो सॉलिड एयर से मतलब एक बाउंड्री है, एक सतह है जिसमें ये सरफेस टेंशन टी है, और ये सॉलिड और एयर के बीच में है। सॉलिड मतलब ठोस और हवा के बीच में है, ये वाली बाउंड्री है। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जहाँ पे पानी का संपर्क कांच से है, यहाँ पे जाऊँ, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे जाऊँ, तो यहाँ पर भी एक संपर्क है, ये है इसका टी सॉलिड लिक्विड। अगर मैं देखूँ यहाँ ये सॉलिड लिक्विड है, उसमें भी एक पृष्ठ तनाव लगा हुआ है, पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं में बल लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि साहब ये बल आपने इस तरफ को क्यों लगा दिए, ये बल आपने इस तरफ को क्यों लगा दिए? क्योंकि पृष्ठ तनाव की दिशा जो है आपने इधर लगाई, तो बल खिंचाव आपने इस तरफ को मान लिया और ये खिंचाव इस तरफ को मान लिया। तो दैट इज, ये हम क्या करते हैं कि अणुओं का जो संयोग है, अणुओं का जो मिलना है, अगर हम उन पर बल देखें, किसी एक अणु पर बल देखें, तो उस अणु में एक अणु का संपर्क द्रव्य वाले का हवा वाले से भी है, एक अणु का संपर्क द्रव्य वाले का ठोस वाले से भी है। तो उस तरीके से क्या है कि बल जब तक संतुलन में नहीं होंगे तब तक वहाँ साम्य अवस्था नहीं बनेगी, रोज अणु वहाँ पर रहेगा नहीं, वहाँ से भाग जाएगा। तो उस तरीके से अगर हम सोचें तो ये दोनों चीज़ें विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। किसी भी अणु पर हम दिमाग में उसका एक चित्र बनाकर ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक। अब कोई अणु मान लीजिए ले लूँ, अब ये कोई अणु ले लूँ, मान लो मैं पानी का अणु ले लूँ मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ इसके नीचे कौन सी, इसके नीचे ये ठोस है, ये देखिए ये किसका अणु है, देखो ये अणु मैं लिख देता हूँ, ये पानी का है, ठीक, और ये ठोस का है, ठीक। तो इनमें पकड़ है ऐसे, तो ये इस पकड़ है, जो आकर्षण बल है, ये एक प्लेन पे, एक तल पे होता है। तो इसको इस तरफ से मैं सरफेस टेंशन या तनाव के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ। एक चेन होगी पूरी, यहाँ भी दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ भी दूसरा अणु होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, दैट इज उस तरीके से परिभाषित हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक जो सतह है वो है, ये सब हटा दो, दैट इज़ की ये तो समझ लिया आपने, ये समझ में आ गई बात, इन चीज़ों को बढ़ाना नहीं है, नहीं तो ये फिर बहुत सारे डायग्राम पे खिचड़ी पक जाएगी इसकी। ये देखो आगे बढ़ो। अब
एक और बाउंड्री है जो तय करती है, वो है लिक्विड एयर बाउंड्री। मान लो यहाँ देखें अगर, तो यहाँ क्या है, यहाँ पानी है और यहाँ हवा है। ये पानी वाला है, देखो ये पानी के अंदर क्या है, ये पानी वाला है और ये हवा वाला है, तो यहाँ भी एक बाउंड्री है। ठीक, तो ये बाउंड्री तय करती है, सेटिंग करती है ये कहाँ पर इसको बनाए, कह रहे जहाँ संपर्क है वहीं बनाओ। तो संपर्क तो यहाँ है, हम इस बिंदु पे देखें यहाँ संपर्क है, या इधर देख लें कोई अणु जहाँ पे तीनों तल मिलते हैं, जहाँ पे तीनों संपर्क होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरफ को ये चीज़ जो है यूँ इस दिशा में, इसे कहते हैं स्पर्श ज्या, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ आ रही है, देखो ये। तो ये कैसा है, ये जो खिंचाव है जो बना रहा है बाउंड्री को, ये कैसा है, ये है टी लिक्विड एयर। लिक्विड एयर से मतलब पानी और हवा, पानी और हवा का संपर्क यहाँ पर है, दैट इज उसके हिसाब से बाउंड्री सेट होगी। हवा और सॉलिड ठोस का संपर्क यहाँ पर है, यहाँ पर बाउंड्री सेट होगी। और यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का संपर्क है यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी बाउंड्री सेट होगी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल पे, अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो तीन तरह की चीज़ें हो गई, हो गया टी ऐसे, एक हो गया टी एल ए और एक हो गया टी एस एल। ये तीन तरह के बल जो है एक प्लेन पे, एक मॉलिक्यूल पे, एक अणु पे लगे हुए हैं, सभी पड़ोसियों की वजह से, उसके पड़ोस में जो भी है उसकी वजह से। हम कह रहे हैं कि साहब संतुलन है, संतुलन की अवस्था में है। अब संतुलन की अवस्था में अगर है तो फिर एक कोण निर्धारित होगा। कह रहा है एक कोण है यहाँ पे जिसके हिसाब से हम इनके बलों के घटक बना सकते हैं। कह रहा है ये जो कोण है ये है वो कोण थीटा। ठीक, ये जो थीटा है यही थीटा है संपर्क कोण, संपर्क कोण। ठीक, यानी लिक्विड एयर सॉलिड लिक्विड सतहों के बीच बनने वाला कोण। ठीक, क्या लिख देंगे, द्रव वायु एवं ठोस द्रव द्रव सतहों के बीच बना कोण। ठीक, इसे कहते हैं संपर्क कोण, संपर्क कोण कहलाता है। ठीक है, किसका, स्पर्शज्या कोण, यानी टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। सतह पर स्पर्श रेखा खींच दो तो वो कोण है। अब दूसरी तरफ ये कोण यहाँ भी परिभाषित हो जाएगा। देखो अब यहाँ लिखते हैं जरा इसको, यहाँ देख लेते हैं। देखो एक बार इसमें भी तो तुमने बना रखा है ना, इधर भी पानी को फैला रखा है, यहाँ भी बड़ा हो जाएगा। देखो ये कोण, ठीक, यहाँ बना लेते हैं इसको, इसको यहाँ भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर मैं इन तीनों बाउंड्रियों को किसी दूसरे रंग से दिखा दूंगा आपको, यानी यहाँ पर मैं आपको इसे लाल पेन से दिखा देता हूँ क्योंकि तुम जो है रंग 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 है ना। चलो अब बहुत देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, यहाँ यहाँ तो यहाँ से इस तरफ को जाने वाला ये चीज़, ये क्या है, टी एस एल, सिंपल है, ये तो सॉलिड लिक्विड है। और ये क्या है, ये है टी लिक्विड एयर। समझ में आती है बात, यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ संपर्क हुआ है एक स्पर्श रेखा खींच दो, इन दोनों के बीच का कोण, इन्हीं दोनों के बीच का कोण तो होता है, इन दोनों के बीच का कोण हो गया थीटा।
ठीक, और संतुलन में रखने के लिए इस तरफ को लगा दिया टी एस एयर, यानी पृष्ठ तनाव का ये वाला कोण। तो अगर ये कोण छोटा है, न्यून कोण है, तो चीज़ें चिपकती हैं, चिपक जाती हैं चीज़ें, और अगर ये कोण बड़ा है तो चीज़ें चिपकती नहीं हैं, सतहों को छोड़ देती हैं। अब इसका कारण हम बताते हैं आपको ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। लाइट आ गई है वापस, तो वापस देखिए, ये बहुत ही सहज टॉपिक है, इसमें कोई मतलब जल्दी इसमें नहीं करेंगे, इसको बड़े आराम से ही समझेंगे, बहुत बड़ा आराम से समझने का टॉपिक है ये। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। कह रहा जी ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? कह रहा ये तब होगा जब टी एस एल बड़ा होगा, टी एस एल बड़ा होगा टी एल ए से। यानी ये जो पृष्ठ तनाव है ये बड़ा होगा इससे, ये तब होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सरफेस पे अगर फैलना चाहता है तो ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि पृष्ठ, अगर कोई द्रव कोई पृष्ठ लेना चाहता है, अगर कोई द्रव किसी पृष्ठ की आकृति को ग्रहण करना चाहता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलेगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलने के लिए उसका मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो उसे ज़्यादा पृष्ठीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है कि ऐसा करने के लिए, ठीक, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर जब फैलेगा तो पृष्ठीय ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। मतलब जैसे मैं कह दूँ भाई यहाँ कोई पृष्ठ बनाना है, टी एस एल बहुत बड़ा है, तो पृष्ठीय ऊर्जा ज़्यादा होगी। कह रहे जी इतनी ऊर्जा होती नहीं है एज कंपेयर टू जितनी ऊर्जा इसके लिए चाहिए होती है टी एल ए। कह रहा वो कम चाहिए होती है, तो पृष्ठ हवा में ही बन जाता है, हवा में ही रहता है। अगर पृष्ठीय ऊर्जा घट जाए तो फैल जाएगा। तो कुल मिला के ये तभी हो सकता है जब टी एस एल बड़ा हो टी एल ए से, यानी यहाँ का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है तो यहाँ पर पृष्ठीय ऊर्जा फैलने के लिए ज़्यादा चाहिए, जो लिक्विड के पास, द्रव के पास नहीं है, और उसकी तुलना में कम ऊर्जा से वह हवा के संपर्क में रह सकता है। तो बड़ी सरल सी बात हो गई है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं। कह रहे यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ टी एल ए बड़ा हो रहा है टी एस एल से। अब देखिए टी एस एल कम है तो यहाँ पर फैलने में कोई दिक्कत नहीं है, हवा में फैलने में दिक्कत है, हवा में फैलने में दिक्कत है, क्योंकि हवा के साथ जो पृष्ठ तनाव है वह ज़्यादा है, हवा के साथ जो पृष्ठ तनाव है वह ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो क्या करेगा, जैसे हम डालेंगे पानी को इसके ऊपर तो ये फटाक से इसे पकड़ लेगा, चिपक जाएगा इसके साथ, तो ये चीज़ कम है, यानी इस पृष्ठ पे फैलने में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो कोई भी द्रव कौन सा सरफेस ग्रहण करता है, कोई भी द्रव कौन सा पृष्ठ ग्रहण करता है, तो जहाँ पे सरफेस एनर्जी या सरफेस ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा कम होती है, तो ये कम है, ये वाली चीज़ कम हो गई देखो, तो ये ऐसी आकृति बना देगा, और ये बढ़ गई तो ऐसी आकृति बना देगा। ठीक, तो कुल मिला के अब देखते हैं कि ये बल संतुलित कैसे हुए। अब मान लीजिए मोटा मोटा सोच लें कि यह बिंदु यदि संतुलन की अवस्था में है, संपर्क बिंदु यदि संतुलन की अवस्था में है, कोई पानी का कोई अणु है वहाँ पे उस संपर्क बिंदु पे या कुछ भी है, तो मान लीजिए संपर्क की अवस्था में, तो देखिए जैसे कर सकते हैं, इधर को जाने वाले बल टी एल ए कॉस थीटा, हम जानते हैं कि थीटा के पास वाला जो घटक होता है बल का वो क्या होता है, कॉस वाला, तो ये चला गया टी एल कॉस थीटा इधर को, और एक इधर पहले से भी है ये टी एस एल, तो टी एस एल हो गया, और बराबर इधर को टी एस ए। ठीक, तो कह रहा ये वो समीकरण है जो संतुलित करते हैं। यहाँ कॉस थीटा 90 से बड़ा है, बात वही आ जाएगी घूम फिर के लगा के, तो यहाँ भी वही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, टी एल ए बड़ा टी, ये चीज़ काम कर रही है। ये समीकरण दोनों के लिए होता है, ये संतुलन की अवस्था में होता है कि यहाँ पर संतुलन बना हुआ है, ऐसी आकृति बन चुकी है, ऐसी शेप
बन चुकी है। तो बात समझ में आ गई कि यार संपर्क कोण क्या है और संपर्क कोण में संतुलन का समीकरण क्या है, बलों के घटक या पृष्ठ तनाव के घटक उसमें लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव बल ही तो है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल ही तो है पृष्ठ तनाव, तो उठा के उसी के घटक बना दो। अब दूसरा जो घटक है इसका, देखिए हमने इसके दो घटक बनाए इस टी के, एक हमने आगे को बना लिया टी एल ए कॉस थीटा, और एक हमने ऊपर को भी बनाना पड़ेगा टी एल ए साइन थीटा। तो टी एल ए साइन थीटा इसकी आकृति को तय नहीं करता। भाई टी एल साइन थीटा क्या है, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। आकृति को कौन करता है, सतहों के अनुदिश ये चिपकेगा या ये फैलेगा, उसको तय कौन करेगा, उसको इसी दिशा में बल करेगा, सतह के अनुदिश ही बल करेगा। तो वो ये समीकरण हो गया। ठीक है, हो गया डन मामला। चलिए अब मैं देखिए यहाँ पर इस पर विचार करूंगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोण 90 से छोटा है, तो इस समीकरण में अगर थीटा, दो तरीके से बातें आएंगी इस समीकरण में। इस समीकरण को हम दो तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे। ये होगा तुम्हारा टी एस ए टी एल ए कॉस थीटा प्लस टी एस एल, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ आ गई ये धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव होगा नंबर। ठीक, अगर थीटा 0 से बड़ा है तो यानी ये चीज़ ऐसी रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। देखो थीटा 90 से बड़ा हो गया मान लीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, टी एस ए इक्वस टू टी एल ए कॉस एल्फा प्लस टी एस एल माइनस कर देंगे। और ये जो माइनस है यहाँ, ये है वो अल्फा। ये कौन क्या है, ये देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है देखो। क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो ये कॉस लगेगा अगर यहाँ 180 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं अंदर अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी ये मान माइनस में होगा। यानी कॉस में 90 से बड़े मान, 90 से 180 के मान कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, माइनस के होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ कुछ इस तरीके से ये समीकरण इस रूप में आएगी। ठीक है, ये पूरा कौन लिखेंगे 120, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पद कुल मिला के माइनस होगा, और यहाँ सभी पद प्लस में होंगे। ठीक, तो यानी अगर देखा जाए यहाँ पे टी एस ए या यहाँ पे टी एस ए, ये दोनों टी एस ए एक ही हैं, यानी सॉलिड और एयर के बीच का लगभग टी एस ए वही रहता है। ठीक, वो बाउंड्री वही सेट रहती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। लेकिन ये चीज़ फिर सेट होती है जो आकार को, आकृति को परिभाषित करती है। इसके दो तरीके मैंने बताए, ये वाली चीज़ ये, और दूसरे वाली चीज़ ये आ गई, देखो ये। ठीक, तो सारा सब खेल है वो है पृष्ठीय ऊर्जा का। ठीक, चलिए अगली क्लास में लेता हूँ थोड़ा और।